हाँ जी भाई, श्रीमान जी हो, आ गए आप। चलो क्लास स्टार्ट करें। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया बेटा, रसायन विज्ञान के बारे में जब शुरुआत की थी। पीछे का दरवाजा थोड़ा सा देखो भाई, और करो बेटा, थोड़ा सा हल्का सा दबा दो इसको। हाँ बस बस, हो गया काम, हो गया, छोड़ दो। देखो भाई, संसार का सबसे छोटा सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है तुम्हारा परमाणु। ध्यान से सुनना चीजों को। मैंने सबसे पहले आप लोगों को जब क्लास स्टार्ट की थी, तो मैंने सबसे पहले बताया बेटा, रसायन विज्ञान जो है ना, ये कैसे उत्पत्ति हुई थी, है ना। रसायन विज्ञान संस्कृत भाषा के रस तथा मिश्र भाषा की कीमिया सबसे मिलकर बनी थी। सबसे पहले एक तत्व खोजा गया था, जिस तत्व का नाम क्या था? ऑक्सीजन। खोज करने वाले व्यक्ति का नाम प्रिस्टले। फिर उसके बारे में बताने वाला, प्रमाणित करने वाला लेवोसियर। इसलिए आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवोसियर था बेटा। अब अपन ने कहा कि संसार की प्रत्येक वस्तु जो है वो द्रव से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? इस द्रव का एक विशेष संगठन होता है, एक पहचान होती है, जिसे क्या कहते हैं? इसी पदार्थ को अवस्था के आधार पर, पहली कौन सी अवस्था और दूसरी बेटा भौतिक अवस्था के आधार पर, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बीईसी। तो इस प्रकार से हमने इसको बांटा था अलग अलग भागों में, और अलग अलग भागों में मैंने आप लोगों को बांट के बताया बेटा 5 भागों में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी। वह कौन सी अवस्था है जो उच्च तापमान पर प्राप्त, निम्न तापमान पर। चलो, रासायनिक अवस्था के आधार पर, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या बात है यार, तत्व, यौगिक और जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। इस तत्व का नाम, इस तत्व का नाम ओजोन। क्या है बेटा? इस तत्व का नाम फास्फोरस। क्वेश्चन आ जाए, फास्फोरस में कितने परमाणु होते हैं? इसका नाम, इसका नाम कैसे पता चला? 8 है। क्या है? 8 है। यदि समान प्रकार के परमाणुओं को आपस में मिलाया जाए, तत्व कहते हैं। तत्व आपस में मिलते हैं, क्या बनता है? यौगिकों को अगर आपस में मिलाया जाए तो। लेकिन ध्यान रखना बेटा, तत्वों को यदि एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो ही तुम्हारे क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। लेकिन यौगिकों को आपस में मिलाते हैं, क्या बनते हैं? मिश्रण। कितने प्रकार के? एक तो, दूसरा, घुल गए तो, ना घुला तो। चलो भाई, यदि घुल गए तो समांगी, नहीं घुले तो विषमांगी। घुल गए तो फायदा होगा या नुकसान? फायदा होगा, और इतना तगड़ो फायदा हो जाएगा कि मिश्रण पृथक्करण की विधियों को भी पढ़ा जाएगा। क्लियर है ना? ये फायदा है, नुकसान है? फायदा है तुम्हारे लिए, क्योंकि दारू में क्या मिल गई? एल्कोहल मिल गई। अब उसको अलग करना है, कौन सी विधि काम लोगे? आसवन। कौन सी? पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किससे करोगे? प्रभा जी। सांबर झील से नमक किस विधि के द्वारा बनाओगे? क्रिस्टली। लो भाई, ये क्रिस्टलीकरण है। मेरे होनहार बच्चों को सब कुछ पता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं क्रिस्टलीकरण के बाद में भी यदि मुझे दही से छाछ को, सॉरी मक्खन से छाछ को अलग करना है तो। और बेटा पानी, शुद्ध पानी को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? किडनी द्वारा। रक्त का शुद्धिकरण कैसे हो? निस्पंदन के द्वारा होता है। अलग अलग रंग की स्याही को छांटने के लिए वर्ण लेखिका। अगर ये समान प्रकार के विलयन आपस में मिल जाते हैं, समान प्रकार के मिश्रण आपस में मिल जाते हैं, तो ये बेटा घुलकर निर्माण करते हैं किसका? विलयन। खुद दो चीजों से मिलकर बना है, एक को और एक को। अगर जिसकी मात्रा ज्यादा हो तो कम हो, यहां तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। क्लियर है? इसके बाद में बीच में मेरी बुद्धि खराब हो गई, दिमाग खराब हो गया। हाँ 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 हाँ, है ना? क्या मजा आ रहे है। एन बताया क्या था? ये 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 क्या था? तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे, आपको परेशान किया। हुए क्या परेशान?
ना हुए क्योंकि नकटा पण तो है ना। तो इतना मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है भाई। चलो एक बार आपका रजिस्टर दिखाना श्रीमान जी, पूरा लिख रखा है आपने। चलो बेटा जो अक्रिय गैस है उनकी ट्रिक क्या होती है मुझे बताएं। हाँ, हरि नारायण और करा ले एक्सरे। उपधातु की और बताई थी यार, वो और बता दें। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाँ, अरे भाई रुको यार, कौन सा है हल्की गैस? अक्रिय गैस, सबसे हल्की अक्रिय गैस। सबसे भारी अक्रिय गैस, सबसे हल्की अक्रिय गैस ब्रोमीन। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा। अधातु रेडियो एक्टिव तत्व ये मुंह बंद ना रह रहा, कौन सा है सबसे रेडियो एक्टिव तत्व? बताइए बेटा। चलो कोई बात नहीं, लिख तो पूरा रखा है ना, पढ़ लेगा। चलो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी मैंने पढ़ाए थे आपको, पढ़ाए थे भाई, पढ़ाए थे। चलो आग कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, लोहे का जंग लगना। लोहे पर जंग लगने पर उसका वजन बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। क्या बात है यार। लोहे को धातु सॉरी जंग लगने से बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं? यस्दी लेपन। बेटा यस्दी लेपन में किसकी परत चढ़ाते हैं? जस्ता की। कौन की चढ़ाते हैं? जस्ता की। सब याद है यार तुमको तो, क्या बात है। चलो मजा आ गया भाई, आगे चलते हैं। अब आएगी तुम्हारी कहानी, अब स्टार्ट होगी तुम्हारी केमिस्ट्री। चलो अब से केमिस्ट्री चल रही थी, अब तरीके से चलेगी केमिस्ट्री। यही ने नानी याद आती नहीं, मजा आएगा। अब यहां से ज्यादा और आनंद आने वाला है। अब यहां से आगे मजा, बुरे दिन गए, ठीक है। अब सुनो बेटा, अब यहां से आगे की है कहानी। एक तत्व था जिसका नाम था परमाणु। क्या नाम था? और इसी परमाणु को अंग्रेजी में क्या नाम दिया जाता है? एटॉम नाम दिया जाता है। और इसी एटम से एक बम बना जिसका नाम है एटॉमिक बम, जिसे परमाणु बम के नाम से जाना। यूएसए ने चलाया, जापान पे चलाया, कितने शहरों को उड़ाया? हिरोशिमा और नागासाकी। सुना होगा बेटा सभी ने। चलो भाई, ये आप लोगों का जो परमाणु बम है, इस परमाणु बम की सबसे पहले खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? कब करी? 1800 के आसपास, समझ गए। लेकिन इससे भी पहले परमाणु की खोज हो चुकी है। परमाणु बम 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को चलाया गया था, लेकिन इससे पहले भी परमाणु बम चले गए हैं। और बेटा प्राचीन काल में जो परमाणु बम हुआ करते थे, उस परमाणु बम को नाम दिया जाता था तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। नाम सुना है क्या ब्रह्मास्त्र का? बेटा ये वो ब्रह्मास्त्र है जो होता तो था लेकिन कभी चलने नहीं दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते, जैसे ही अर्जुन या कर्ण लगाता, तुरंत सारा देवता हे प्रभु पर सृष्टि का विनाश हो जाएगा, है ना। वही ब्रह्मास्त्र है। अब पढ़ते हैं बेटा इस ब्रह्मास्त्र को। इस ब्रह्मास्त्र के बारे में या परमाणु के बारे में महाभारत और तुम्हारे रामायण जैसे वो युद्ध हुए थे, उनके बीच में इनके पहले से ही अभ्यास हो चुके हैं। लेकिन साइंस जो है वो इन बातों को नहीं मानती। और यदि साइंस नहीं मानती तो भाई जबरदस्ती तो है ना है कि आप उसको मनाओगे। सही बात है, आपके हाथ में नहीं है। नहीं मानती तो नहीं मानती। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, यदि मैंने भी नहीं बताया तो ये जो अस्तित्व है बेटा, ये जीवन भर अधूरे रह जाएंगे और आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि अपने शास्त्रों के अनुसार भी कभी परमाणु की खोज हुई थी। परमाणु की खोज सबसे पहले जिस व्यक्ति ने की, उस व्यक्ति का नाम है बेटा महर्षि कणाद। कौन नाम है? महर्षि कणाद थे। और ये महर्षि कणाद जी जो थे, अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की बात है।
पहले चली थी ईसा पूर्व, फिर चली ईसवी। ईसा पूर्व ऐसे आई बेटा 600, 500, 400, 300, 200, 0 और फिर आई सन। अब चली सन 1, अब क्या चल रही है 2000, है ना। फिर आई 101 साल, फिर 201, 301, 401, 501, 601, 701, 1001, चलते गए 1101, 1191 में युद्ध हुए तराइन फराइन के, देखे सुने ना। चलो इसके बाद में 1200 आ गई, 1200 के बाद में 1500 आ गई, दिल्ली सल्तनत आ गई, 1600 में अंग्रेज भारत में आ गए, 1700 में अपने नेतागिरी होने लगी, 1800 में एक क्रांति हुई, 1857 फिर आया देश हुआ आजाद। बेटा देश आजाद होने के बाद आई सन 1994, और जैसे ही 1994 आई मैं हो गया, मैं आ गया। अब मेरे बाद में आए आप लोग, अरे सुन लो बेटा, 1995 में आई, और 1995 के बाद सन आई 2000, कुछ लोग आप में से भी आ गए, आए नहीं आए। फिर सन बढ़ती गई, 2001 आई, 2002 आई, 2003 आई, बचा कुचा सारा 2005 तक आप लोग आ गए, ऐसे ही हुआ था, समझ गए। अब सन चल रही है आप लोगों की 2021 बेटा, अब यानी 22 चल रही है। अब जो सन है वो 2022 चल रही है, यानी 2022 साल तो ये हो गई, और पिछली कितनी साल है बेटा 600, 2000 में 600 जोड़ो 2600, यानी आज से लगभग 2600 साल पहले महर्षि कणाद ने अपने शिष्यों को बता दिया था कि परम है जो अणु, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्लियर है। इन्होंने जो अपने ग्रंथ थे वो अपनी स्वयं की अलग भाषा हुआ करती थी, जैसे पाली भाषा हुई, ऐसी भाषा हुई। इस भाषा की एक खासियत थी, या तो इसको गुरुजी जानते हैं या उन गुरु के जो शिष्य है ना, चेले हैं बेटा, वो जानते हैं। जैसे मैंने नोट्स बनवाए आप लोगों को, तो इन नोट्सों को आप पढ़ोगे ना, आपको जल्दी समझ में आएंगे, लेकिन दूसरा आदमी पढ़ेगा ना, उसको समझ में नहीं आएगा। ये तो मैंने हिंदी भाषा का प्रयोग करा है, लेकिन अगर इन्हीं चीजों को मैं अपनी एक अलग भाषा बनाता, मैं 10 साल तक तुमको वो भाषा सिखाता और फिर कहता अब लिखो इस भाषा में, क्या और पढ़ पाता, क्या नहीं पढ़ पाते। ऐसा होगा भाई, समय चलता जाएगा, मैं भी एक दिन मरना ही हूं, तो मैं मर गया। अब वो जो ग्रंथ मैंने लिखा है वो आप लोग पढ़ के किसी का काम तो कर सकते हो, आप में से 2-4 मास्टर जी बन गए, किसी को ज्ञान तो दे सकते हो, समझ गए। लेकिन तुमने उस ग्रंथ को उठा के रख दिया तुम्हारा घर में, झूंपड़ी में, पोड़ी में रख दिया। अब गलती से बेटा कोई कुत्तो उत्तो आगे कछु लालटेन गिर गई, जैसे न्यूटन की के ऊपर गिरी, और गलती से तुम्हारा रजिस्टर गया जल, और तुम आड़गस करके दोबारा लिखवाओ। अब बताओ अगली पीढ़ी में क्या ये ज्ञान जा पाएगा? हो गया ज्ञान खत्म। यही सेम घटना हुई कि गुरुजी ने पाली भाषा के अंदर ग्रंथ लिखे, या तो पढ़ना जाने गुरुजी या जाने कौन शिष्य। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे उन सबको 2 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जैसे कॉफी चाय को बजावे ना। अब हाँ बेटा सुनो, मेरी बात तो सुनो। जैसे अभी किताबें चेक होने जाती है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, मत्स्य यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी को बोलते हैं विश्वविद्यालय। तो पहले जो ग्रंथ हुआ करते थे प्रमाणित है नहीं है, सही है नहीं है, तो इनकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो हमेशा रखी जाती थी इन विश्वविद्यालयों में, जिनका नाम था नालंदा और तक्षशिला। ये बड़े यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी उस जमाने की। क्लियर है। सारे ग्रंथ यहां पर रखे जाते। बाहर के आक्रमणकारी आए, आक्रमणकारियों ने देखा ये क्या लिख रहे हैं, या तो अपना काम की ना है। जो काम की थी उनको वो ले गए बोरान में पैक कर करके, और जो काम की नहीं थी उनको लगा दी आग। क्लियर। जैसे कर्नल जेम्स टोड था, राजस्थान के इतिहास का जनक, पिता जिसे कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को, वो बेटा राजस्थान का इतिहास क्या जानेगा जिसने खुद ने राजस्थान में जन्म ना लिया हो। राजस्थान का इतिहास उससे भली भांति गांव का जो बूढ़ा बाबा है वे जाने गुट्टा कांकरा खेल वाला, समझ गए। मानमोरी का शिलालेख था, जिसको लेकर जा रहा था वो जहाज में वजन ज्यादा हो गया और शिलालेख को उठा के कहां पटक दियो, पानी में। ना तो वह शिलालेख राजस्थान को लियो, ना वह इंग्लैंड पहुंच पायो, समुद्र में पटक दियो, आज भी पड़े जाने खां, समझ गए। ऐसी घटनाएं इन्होंने अंग्रेजों ने करी है, या इससे पहले जो हुआ था आक्रमणकारी, उन्होंने इन विश्वविद्यालयों में आग लगा दी। जो ग्रंथ काम के थे उनको ले गए, और जो काम के नहीं थे उनको बेटा जला जलो के खत्म कर दिया। ना तो गुरु रिया, ना शिष्य रिया, ना ग्रंथ रहा। अब तुम्हारे कौन मानेगो? इसलिए कहते हैं परमाणु की खोज महर्षि कणाद ने ना करी। क्लियर है। किसने करी? अब आएंगे बेटा अंग्रेज, क्योंकि तुम में तो बस की ही ना, तुम तो आराम से सो रहे हो बिस्तरन में,
अच्छा पैदा ना हुआ क्या तुम? चलो भाई, तो महर्षि कणाद जी जो है, अगर क्वेश्चन आ जाए शास्त्रों के अनुसार, किसके अनुसार बेटा? शास्त्रों के अनुसार परमाणु की खोज किसने की, तो नाम आएगा महर्षि कणाद। किसका नाम आएगा बेटा? महर्षि कणाद का नाम आएगा। अब इसके बाद में, लेकिन ये जो महर्षि कणाद थे, इनके शिष्य ने इनसे पूछा गुरुजी परमाणु क्या है, तो इसने कहा परम है जो अणु, उसे क्या कहते हैं? परमाणु। जिसको और छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता, जो स्वयं परम है, उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, उसे क्या बोलेंगे? परमाणु। शिष्य मान गया, हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं, लिख दिया भाई, परम है जो अणु, उसे क्या कहते हैं? परमाणु। लिख दिया, ग्रंथ गायब हो गई, कहानी खत्म हो गई। अगला वैज्ञानिक आएगा जिसका नाम है जॉन डोल्टन। और बेटा यहां से स्टार्ट होती है तुम्हारी केमिस्ट्री। भाई साहब जॉन डोल्टन आया, सबसे पहले परमाणु का मॉडल किसने दिया? और जॉन डोल्टन ने वही परिभाषा दी जो कि किसने लिख रखी है? यानी वो जो ग्रंथ है वो गलती से किसके हाथ लग गया? लग तो यही रहा है, समझ गए भाई? लेके तो दूसरे लोग गए थे, लेकिन हाथ इसके लग गया, ऐसा माना जाता है मेरे अनुसार। अब तुम मानो ना मानो, तुम्हारी एक अलग बात है। क्लियर है? तो बात आ गई तुम्हारे वैज्ञानिक के जिसका नाम है जॉन डोल्टन। सन आ गई बेटा 1805 भी लिखते हैं कुछ लोग, 1804 लिखते हैं कुछ, 1808 लिखते हैं, सन नहीं आती है। क्लियर है? जॉन डोल्टन के अनुसार संसार का सबसे छोटा सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या होता है? परमाणु होता है, जिसे और छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता। सबसे पहले सर्वप्रथम परमाणु का मॉडल किसने दिया? जॉन डोल्टन ने दिया। इससे पूछा परमाणु क्या होता है, उसने कहा संसार का सबसे छोटा कण जिसे और छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता, उसे परमाणु कहते हैं। जैसे कोई मिट्टी का कण ले लो, उसको रगड़ते रहो रगड़ते रहो रगड़ते रहो, जब तक वो बिल्कुल छोटे से छोटा ना हो जाए और छोटे भागों में टूटे नहीं, उसे क्या नाम दे दिया? परमाणु दे दिया। क्लियर है? यानी वह संसार का छोटे से छोटा कण जिसके और छोटे भाग नहीं हो सकते, उसे परमाणु कहते हैं। यह सूक्ष्मतम अविभाज्य व अविनाशी कण होता है। अविभाज्य यानी और भाजित नहीं होगा, अविनाशी यानी जिसका कोई विनाश ना कर सके, क्योंकि जो सबसे छोटा है उससे छोटा मेरे को करके दिखा दो, होगा ही नहीं, तो वह अविनाशी भी हो गया। हाँ या ना? क्लियर है? चलो भाई, अब इससे पूछा परमाणु, इससे बेटा जॉन डोल्टन ने से कि इलेक्ट्रॉन जो इससे कहा कि इस परमाणु के अंदर आवेश क्या होते हैं, तो इसका दिमाग खराब हो गया। उनको ये भी मिला है हमें, दिमाग खराब, यानी इसका मॉडल को कर दिया फेल। अगला वैज्ञानिक आया जिसका नाम है तुम्हारा जे थॉमसन। कौन सा है बेटा? सबसे पहले परमाणु में आवेश वितरण के बारे में जिस व्यक्ति ने बताया, उस व्यक्ति का नाम क्या है बेटा? जे थॉमसन। इस जे थॉमसन से पूछा गया, यह जे थॉमसन ने बताया कि आप लोगों का जिस प्रकार से परमाणु के अंदर आवेश की बात थी बेटा, जो कि आपका कौन सा वैज्ञानिक नहीं बता पाया? कौन नहीं बताया पाया? जॉन डोल्टन। तो भैया ये आवेश वितरण के बारे में सर्वप्रथम बताने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम है क्या? जे थॉमसन। भाई आपके जॉन डोल्टन से तो बताया ही नहीं गया, सही बात है ना? तो इसने कहा कि जिस प्रकार से तरबूज होता है ना, तरबूज देखा है बेटा? चलो मैं बना देता हूं, नहीं देखा जिन्होंने। अरे बेटा 2 मिनट रुके, थोड़ा सा हमें समय दे। तरबूज मैं सोच रहा हूं पहले वाला गुजर ना रही है, पर इनमें कोई बदलाव ना है। कल तो सचिन आ रहे हो तुम्हारो, मैं तो कहीं आऊंगा, ये जाएगा। चलो हम भी चल जाएंगे, ठीक है। कलर विजन तेरे बेटा, इनका थोड़ी है। अब थोड़ी देर लो भाई, अब दिख रहा है? देखो सुनो एक बार बेटा, आप है ना बोलते ज्यादा हो। अब ये तरबूज के अंदर पाए जाते हैं इस तरह के बीज। हाँ मुंह में आ गया 2-4 आने का तो पानी। हाँ? चलो भाई देखो,
तो जय आपके वैज्ञानिक थे बेटा, इस भाई साहब ने कहा ये जो आपका जो लाल वाला हिस्सा होता है, लाल वाला हिस्सा तो है आपका तरबूज, क्या है, और इसमें काले काले से पाए जाते हैं क्या, बीज। तरबूज का पॉजिटिव भाग कौन सा है, तरबूज लाल वाला, और नेगेटिव भाग क्या है। अगर तरबूज में बीज ना होते तो तरबूज खाने का मजा ही कुछ और होता। जब मजो स्वाब अलग है, बीज आ जाए मड़ो, समझ गया। चलो भाई, है ना, मतलब आप लोग समझते तो हो भाई, तरबूज नाम की भी कोई चीज आती है ना। चलो अब देखते हैं, कोई बात नहीं, दिखाना था मुझे तरबूज होता है। अब आप लोग ध्यान से देखें बेटा, ये जो तरबूज और बीज का भाग होता है, तो आप लोगों का जो जे थॉमसन था, इसने सबसे पहले आवेश वितरण की अवधारणा दी, और इसने कहा कि जिस प्रकार से तरबूज के अंदर नेगेटिव भाग उसके क्या होते हैं, बीज होते हैं, उसी प्रकार से परमाणु के अंदर भी नेगेटिव आवेश पाया जाता है। क्लियर है। चलो, नेगेटिव आवेश पाया गया, मॉडल को सक्सेसफुल कर दिया, और मॉडल हो गया तैयार, जिसे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाता है। अगले वैज्ञानिक आए बेटा, इसके बाद में हर व्यक्ति ने सबके मॉडलों को फेल किया। इसने कहा एक परमाणु के अंदर जो आप लोगों का परमाणु है, उसमें केवल एक ही होता है क्या बेटा, एक ही आवेश होता है क्या। सामने वाले का दिमाग खराब हो गया, नुको एक 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 नुको एक रह के नुको, हाँ नुको एक आवेश से कभी कोई चीज रुक सकती है क्या। पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है, क्योंकि पृथ्वी पर पुरुष और स्त्री दोनों हैं। अगर पुरुष ही पुरुष हो जाए, स्त्री ना रहे, तो आगे का वंश बढ़ेंगे क्या। और यदि परमाणु के अंदर नेगेटिव आवेश रहे तो बेटा कभी भी यह पूर्ण रूप से संतुलन अवस्था में नहीं रहेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में जा गिरेंगे, या अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर चले जाएंगे। क्लियर है। क्या कहानी थी, देखते हैं। अब आए वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सन आ गई 1911। अर्नेस्ट रदरफोर्ड भाई साहब ने कहा, ये 1897 की बात है बेटा। अब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कहा कि एल्फा कण है बेटा, एल्फा कण कौन से कण है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये क्या होते हैं, क्योंकि हमने तो देखा ही ना है। बेटा देखा तो मैंने भी ना है, लेकिन गोली तो दे ही सकूं मैं, बता रहा हूं। एल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम का नाम सुना है, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी। एल्फा कण क्या होते हैं, लो समझ लो, अगर हीलियम ही जानते हो तो हीलियम का द्विधनावेशित जो नाभिक होते हैं, हीलियम पर यदि कितने आवेश लगा दिए जाएं, 2 आवेश लगा दिए जाएं, तो उन्हें क्या नाम देते हैं, एल्फा कण देते हैं। क्लियर है। रदरफोर्ड भाई साहब का दिमाग खुश था, रदरफोर्ड भी उस दिन बड़े खुश थे, और रदरफोर्ड भाई साहब ने एक सोने का ली पतली पत्रिका, ये लो भाई, ये सोने की पतली बना दी पत्रिका, है ना। अब इसने सोने की पतली पत्रिका पर इस तरह से एक लेयर चढ़ा दी बेटा। उस लेयर को ध्यान से देखना, वीडियो भी दिखा दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन चुप रहना, है ना। ये इस प्रकार से इन्होंने एक सोने की पतली पत्रिका चढ़ा दी, किसी गोल सा कोई चीज बनाई और उस पर सोने की परत चढ़ा दी। एल्फा कण इतने भारी कण होते हैं, यदि किसी 10 सेंटीमीटर मोटी किसी चीज में या दीवार में छोड़े जाएं, स्टील में छोड़े जाएं, तो उसके भी आर पार निकल जाते हैं। हाँ 10 सेंटीमीटर, समझ गए, यानी काफी 10 सेंटीमीटर इतनी थिकनेस हो गई सिंगल पर्दे की दीवार, इतनी गहराई में। देखिए क्या हुआ, प्रैक्टिकल चलता रहा, इसने अल्फा कणों को छोड़ा, इसने देखा अल्फा कण कैसे, धनावेशित है ऋणावेशित। इसने कहा कि कुछ कण ऐसे होते हैं जो आए और सीधे निकल गए, बिना रास्ता बदले हुए सीधे निकल गई। क्लियर है। कुछ किरणें ऐसी थी जो आई और कैसे निकल गई, सीधी निकल गई। इन्हें कहा यार अच्छी किरण है, ये तो सीधी जा रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, चलो। फिर इसने आगे इस एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया और देखा कुछ किरणें ऐसी थी जो जा तो सीधी रही थी, लेकिन अपने मार्ग से अचानक क्या हो गई, विचलित हो गई। चलो यहां भी इसका दिमाग थोड़ा सा तो खराब हुआ, यार ये क्या चक्कर है। फिर इसने और किरणें छोड़ी और किरणें छोड़ी, तो इसने देखा कि इनमें से कुछ किरणें ऐसी थी जो सीधी गई और इस बीच वाले हिस्से से टकराकर वापिस आ गई। एक किरण, लगभग 16,000 किरणों में से एक किरण वापिस आ गई। इस घटना को देखकर रदरफोर्ड का दिमाग खराब हो गया। बेटा आपका रजिस्टर देना एक बार मुझे, तू देगी, ला तू दे बेटा। जैसे इसका रजिस्टर है बेटा, अरे वाह, क्वेश्चन पीछे लिखती है आगे लिखती है, ले
रदरफोर्ड ने इस घटना को देखकर कहा कि यह मेरे जीवन की सबसे आश्चर्यजनक घटना है। यह ऐसी घटना है कि 10 सेंटीमीटर व्यास के किसी तोप से, इतना मोटा गोड़ो, इतनी सी गोली नहीं बेटा, इतना मोटा गोड़ा तोप से छोड़ रहा है कोई आदमी। जैसे भवानी तोप है ना, भवानी तोप से कोई तोप गोला छोड़ा जाए और सामने कोई आदमी ऐसा अखबार ले खड़े उनको चला चला तो आज बोलो तेरे का या से रोक दूंगा। तो यह कह रहा था यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। इसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि 10 सेंटीमीटर व्यास के किसी तोप से गोला छोड़ा जाए और सामने वाला हाथ में कोई कागज लेके खड़ा है और गोला वहां से टकराए और वापिस जाके उसी आदमी को मार दे जिसने तोप चलाई है। क्या यह संभव है क्या? तो भैया यहां से इसका दिमाग खराब हुआ, किसका? रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड ने कहा कि इसके नाभिक में कोई भारी कण पाया जाता है जो इन किरणों को वापिस दूर भगाता है। दिमाग खराब, मेरा दिमाग चल गया। मेरे को पता है कि विपरीत लिंग जो होते हैं उनमें तो होता है आकर्षण, आया ना, और समान में क्या होता है? प्रतिकर्षण। समान में होता है प्रतिकर्षण। जैसे किसी लड़के से कहें कि तू को प्रपोज मार दे, संभव है? किसी लड़के से कहें यहां से कोई पप्पी लेकर दिखा, कभी बेटा आकर्षण हुआ है क्या किसी को? पंडित जी हैं, पंडित जी को भी कोई लड़का जा रहा यार कितना अच्छा लग रहा है लड़का, कभी हुआ है बेटा ऐसे? ऐसे ही करे कोई बात। तो इस प्रकार से ये घटना है। अब यहां पर इन्होंने कहा कि ये किस प्रकार से खोपड़ा कैसे चला वो तो देख लो यार। मुझे पता है विपरीत में आकर्षण होता है। जैसे तुम लोग बाहर जाके खड़े हो तो मैं प्रैक्टिकल देखता रहता हूं। मैं इधर से क्लास छोड़ गया हूं, बाहर दाना देख रहे हैं, कोई छोरी जा रही, जब तक देखता रहेगा मोटा, जब तक दिखती बंद ना हो जाए। अरे तो देवता यार देख बागो तारी देख लिया था ठीक बसन ने रुको रुको हर देखे बेटे टिकट तो चेक ना करे तो ओवर टाइम काम करते हुए चेकिंग करे। चलो भाई, तो यह इस प्रकार से होता है। अगर अल्फा कण कैसे कण है? धनावेशित। और ये भी कैसे है बेटा? अगर समान आवेश है तो एक दूसरे को भगाएगा नहीं भगाएगा, और अगर विपरीत होता तो खींच लेता। बोले कहां जा रहे हो, आ जाओ भाई, विपरीत है। लेकिन समान कण होने के कारण यह उनको वापिस दूर क्या कर देता है? भेज देता है। यहां से रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु के अंदर बीच में कोई भारी कण पाया जाता है जो उसे क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। और यह कण अल्फा कणों के समान ही ताकतवर होता है, जिसे रदरफोर्ड ने नाम दिया था प्रोटॉन। क्या नाम दिया? लेकिन खोज नहीं कर पाया। इसने केवल इतना बताया कि भाई नाभिक में कोई भारी कण मौजूद होता है। तो नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। किसने की बेटा? इसके बाद में अगले वैज्ञानिक आए जिन्होंने कहा कि इस भारी कण का नाम है बेटा प्रोटॉन। क्या नाम है? उस व्यक्ति का नाम है गोल्डस्टीन। क्या नाम है? तो प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। साथ ही साथ रदरफोर्ड ने कहा कि कुछ कण ऐसे थे जो पकड़ के भी तो खींच रहे थे। अरे भैया पकड़ के खींचेंगे तो ये तो प्लस को कौन खींचेगा? माइनस। तो प्लस को माइनस, नेगेटिव भी तो खींचते हैं, तो नेगेटिव खींचते हैं। तो इसने कहा कि तरबूज की तरह आवेश जगह जगह फैला हुआ नहीं रहता, चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, हाँ या ना? जैसे इसने बताए थे रदरफोर्ड ने। इसने कहा इलेक्ट्रॉन के चारों ओर नाभिक चक्कर लगाते रहते हैं, और ये नाभिक चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और अंदर कौन सा आवेश है? जितना आवेश अंदर उतना आवेश बाहर। इसी कारण ये रुका हुआ रहता है। अगर इसका आवेश ज्यादा हो गया तो ये बेटा बाहर चल जाएगा, और इसका ज्यादा होगा तो अंदर खींच लेगा। तो दोनों का आवेश क्या होता है? बराबर। ठीक है, अगले वैज्ञानिक भाई साहब आएंगे, देखे जाओ तुम। अगले वैज्ञानिक आएंगे जिसका नाम है 5वें नाम का भाई साहब नील्स बोर। नाम सुना है? चलो भाई, नील्स बोर ने इससे एक क्वेश्चन पूछा, रदरफोर्ड जी एक बात बताइए, यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो हैरान भी तो होता होगा, उनकी ऊर्जा में भी तो कमी होती होगी, और यदि ऊर्जा में कमी होती है तो किसी ना किसी दिन तो आके नाभिक में गिरना ही है। सामने वाले के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जवाब नहीं था, मॉडल फेल। पहला मॉडल दिया महर्षि कण, मॉडल को वही ना हो सबूत ही, या तो वैसे ही फेल हो गए। अगला किसने दिया?
ये भी क्या हो गया, अगला कौन था, ये भी क्या हो गया, अब कौन बचा, ये भी क्या हो गया, अब कौन आएगा, नहीं। हर आदमी अपनी चतुराई दिखाएगा केमिस्ट्री में, और हर आदमी को मॉडल फेल होएगा। केमिस्ट्री की खासियत बताऊं बेटा, इसमें हर वो चीज पढ़ी जाती है जो सही है, लेकिन हर वो चीज भी पढ़ी जाती है जो गलत है। मतलब कई बार तो आदमी को यह ना पता हो कि पढ़नी कौन सी है, पढ़नी सारी है, फिर आदमी कंफ्यूज हो जाए कि सही मॉडल कौन को, मड़ा को कोई को सही ना हो। सबने ऐसे गोलीबाजी दी थी, इसका मॉडल इसने फेल किया। आ गया कौन, नील्स बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते समय दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, और दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते समय रेखीय संवेग संरक्षण के नियम का पालन करते हैं, और संवेग संरक्षण के सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं ना तो नष्ट होगी ना उत्पन्न होगी, और लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। क्या बात है। फिर इससे कहा चलो ठीक है श्रीमान जी, ये बताओ पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी में कितने होते हैं। ऐसे भी रहे, या का मॉडल भी फेल हो गया। अगला वैज्ञानिक आया जिसका नाम है बोरबरी। कौन आया, और सबसे पहले कक्षकों का अभिविन्यास जो बताया था बेटा, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ये किसने बताए, बोरबरी ने बता दिया। फिर इससे कहा चलो ठीक है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्या आपने इलेक्ट्रॉन भरे उनका क्रम सही है क्या, उन्होंने कहा ठीक है, सोच लो, सोच लिया, लेकिन आपकी कक्षाएं ही खराब है। ये मॉडल दिया सोमरफेल्ड ने। कौन आएगा अगला, सोमरफेल्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में नहीं घूमते, किस तरह घूमते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। लो भैया, जो अब तक जो ये ज्ञानी बन रहे थे उनको यही नहीं पता कि ये गोल घूमते हैं, कैसे घूमे, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट गोल नहीं घूम सकते, कोई प्रकार और चांदो लेके थोड़ी घूम रहा है मड़ा अगला, समझ गए। तो भैया वृत्ताकार कक्षा में ना घूमकर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, कभी कभी अपने पथ से थोड़े से विचलित भी हो जाते हैं, लेकिन कक्षा को छोड़कर नहीं जाते। ये बात बताई थी सोमरफेल्ड ने। इसलिए क्वेश्चन आता है सबसे अच्छा परमाणु मॉडल किसका है, सोमरफेल्ड का है। आपको लग रहा होगा अच्छा मॉडल दे दिया, या कलेश कटा, टेंशन खत्म, हो गया मॉडल। आगे भी आएंगे, कौन आएगा भाई, अगला वैज्ञानिक आया श्रोडिंगर, और इसने कहा जो मॉडल तुम तरंगों के आधार पर, कणों के आधार पर मॉडल दे रहे हो, वो वास्तव में कणों पे नहीं, किस पे आधारित है, तरंगों पे। क्योंकि जब अल्फा कण निकलते हैं तो वो कणों के रूप में नहीं, किसके रूप में निकलते हैं, यानी जो ससुर अब तक पढ़ा उसका भी सत्यानाश हो गया। सबसे अच्छा मॉडल किसने दिया था, सोमरफेल्ड ने, लेकिन वर्तमान मॉडल किसने दिया, श्रोडिंगर ने। किसने दिया, चलो आपको लग रहा होगा वर्तमान मॉडल आ गया, अब तो सही है ए भाई। चलो अगला वैज्ञानिक आया जिसका नाम है हाइजेनबर्ग। कौन है, हाइजेनबर्ग। और हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया था जिसे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहा। इसने कहा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो क्या आप ये बता सकते हो कौन सी कक्षा में है, हाँ। उसकी स्पीड बता सकते हो, चलो उनका स्पीड भी देख लेंगे। एक संख्या है हमारे पास क्वांटम संख्या, उसके द्वारा निकाल लेंगे कैलकुलेशन कर आगे, ठीक है। स्थिति बता दोगे, बता देंगे, वेग बता दोगे, बता देंगे, दोनों एक साथ बता दोगे, क्वांटम संख्या फेल। क्लियर। किसका सिद्धांत आ गया अब, हाइजेनबर्ग का। हाइजेनबर्ग ने कहा जैसे पंखा घूम रहा है तो पंखे में इस टाइम तुम पंखड़ी की स्थिति बता सकते हो क्या, रुके हुए पंखे में, हाँ ये पंखड़ी आ रही गुरुजी। वेग बता सकते हो, अभी तो 0 है, लेकिन जब पंखा घूम रहा है तो क्या आप उसकी स्पीड, स्थिति और वेग दोनों एक साथ बता सकते हो क्या। तुम जितनी देर बताओ गुरुजी आ रही हो, इतनी देर में घूम जाएगी। यानी स्थिति और वेग में से केवल एक ही चीज बता सकते हो, दोनों चीजें नहीं बता सकते। इस सिद्धांत को हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहा। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है केमिस्ट्री को जरूरत से ज्यादा बदमाश है। हर किसी के सिद्धांत फेल होंगे और हर फेल सिद्धांत तुम्हें याद होना चाहिए। और एग्जामिनर पूछोगे सही आंसर बता, सही आंसर। अबे नुको पर गलत अन्य क्यों पढ़ा रहे हो, बहुत बुरी हालत है इसमें। मतलब ऐसा कहते हैं
कि जीवन में सबसे कठिन कार्य होता है घरवाली को समझो, लेकिन वहां से भी कठिन काम है केमिस्ट्री को समझो। घरवाले को तो गोली दे दा के समझा दे, या तो गोली भी ना लेवे, क्योंकि हर चीज का यहां पर कंसेप्ट है। हाँ, देखते हैं इसके इंजेक्शनों को और लिखो बेटा। सबसे पहला महर्षि कणाद 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। लिखो बाद में, अरे तो आने तो दो रदरफोर्ड का मॉडल। मेरे को कोई जरूरत ना है तुम्हारा मन रखवा की, पंडित बुरो मान जाएगा, अपनो ब्याह हो गयो। बस अपनो हो गयो ब्याह, अपन को कलेश ना है। लिखो भाई, शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार परमाणु की खोज, लिखो, नहीं लिखेगा, केमिस्ट्री नहीं ले रहा, अच्छा अच्छा, मजबूरी में बैठे हुए मतलब। शास्त्रों के अनुसार परमाणु की खोज, शास्त्रों के अनुसार परमाणु की खोज महर्षि कणाद ने की थी। शास्त्रों के अनुसार परमाणु की खोज महर्षि कणाद ने की थी। किसने की भाई? महर्षि कणाद ने। इन्होंने क्या कहा? परम है जो अणु उसे क्या कहते हैं? तो लिखो ना इस बात को, महर्षि कणाद के अनुसार, महर्षि कणाद के अनुसार परम है जो अणु, परम है जो अणु उसे परमाणु कहते हैं। परम है जो अणु उसे परमाणु कहते हैं, उसे परमाणु कहते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। अगली लाइन में लिखें, परमाणु एक अति सूक्ष्म व अविभाज्य कण होता है। परमाणु एक अति सूक्ष्म व अविभाज्य कण होता है, जिसे और छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता है, जिसे और छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता है, जिसे और छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता है। अब ये तो तुम्हें पता ही है भाई, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में तुम्हारे अवशेष गए, और अब गए तो तुम भी क्या कर सकते हो? है क्या तुम्हारे हाथ में कुछ? नहीं है ना। चलो, अगला वैज्ञानिक कौन है बेटा? जॉन डोल्टन। अगला है जॉन डोल्टन। चलो भैया लिखो जॉन भैया को। अगला वैज्ञानिक है जॉन भैया। सर्वप्रथम परमाणु को मॉडल किसने दिया? लो भाई लिखो तो। सबसे सर्वप्रथम है परमाणु मॉडल, सर्वप्रथम परमाणु का मॉडल जॉन डोल्टन ने दिया था। सर्वप्रथम परमाणु का मॉडल या परमाणु मॉडल जॉन डोल्टन ने दिया था। लिखें आगे, जॉन डोल्टन के अनुसार, जॉन डोल्टन के अनुसार परमाणु, जॉन डोल्टन के अनुसार परमाणु एक अति सूक्ष्म, जॉन डोल्टन के अनुसार परमाणु एक अति सूक्ष्म व अविभाज्य कण होता है। एक अति सूक्ष्म व अविभाज्य कण होता है, जो स्वतंत्र रूप से, जो स्वतंत्र रूप से
किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो स्वतंत्र रूप से किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, जो स्वतंत्र रूप से किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाता है या सकता है। खुद एक लो ना जावे, कुछ शर्म आवे, छोरी है या कुछ डर लगे। ठीक है भाई, ये हमेशा जोड़े के साथ जाएगा, और यदि परमाणु जुड़ेगा किसी के साथ तो उसे बोलेंगे अणु। क्या बोलेंगे? परमाणु प्लस परमाणु जुड़कर क्या बनेगा? अणु का जो भार होता है उसे अणुभार कहा जाता है। ठीक है भाई, उनको भी अपन निकालेंगे। मतलब 1 लाख डर लगे, रात बिरात ना जा, 96 की बाण बेटी है। ठीक है भाई, चलो। पंडित को क्यों बहली चढ़ा रहे हो, बेचारे को, सीधा साधा आदमी है। इसने जो परमाणु मॉडल दिया था वो दिया था बेटा रासायनिक संयोजन के सिद्धांत के आधार पर। ये जो परमाणु मॉडल था उसका आधार माना था इसने रासायनिक संयोजन का नियम। लिखो बेटा, हाँ जी लिखो। जॉन डोल्टन ने परमाणु मॉडल रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर दिया था। जॉन डोल्टन ने परमाणु मॉडल रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर दिया था। रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर दिया था। यह इंपॉर्टेंट बात है भाई, क्योंकि बेटा जॉन डोल्टन और महर्षि कणाद की लाइन है ना, वो एक जैसी मिल गई। तो जैसे मुझे शक हुआ ऐसे लोगों को भी शक हुआ। लोगों ने सोचा यार ये तो कॉपी मार रहा है, इसको ग्रंथ हाथ लग गया। फिर इसे पूछा कारण बता, कारण। अब कह थोड़ी कहेगा वो ग्रंथ में से टी पर बोले हो। मैंने एक सिद्धांत ढूंढा है जिसे बोलते हैं रासायनिक संयोजन का नियम, इसके आधार पर दे रहा हूं। ये रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है तुम्हें पता है क्या? ना पता तो लिखो आगे। यह रासायनिक संयोजन का नियम है, यह रासायनिक संयोजन का नियम है द्रव्यमान संरक्षण के नियम व निश्चित अनुपात के नियम पर अरे भाई द्रव्यमान संरक्षण का और निश्चित अनुपात का, यह रासायनिक संयोजन का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम तथा निश्चित अनुपात के नियम से मिलकर बना है। निश्चित अनुपात के नियम से मिलकर बना है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम तथा निश्चित अनुपात के नियम से मिलकर बने हैं। कौन सा वैज्ञानिक था? भरोसा हुआ ना है? अब भी कोई बात नहीं, बेचारे ने जो भी बताया ठीक ही बताया होगा। अब ज्यादा तो काई खेमे, रोब लग जाएगा ना है तो क्यों इसकी आत्मा को दुखी कर रहे हो। ठीक बेटा, तुम निर्दयी आदमी, लेकिन मैं किसी की भावनाओं के साथ ठेस नहीं पहुंचा सकता। लास्ट टाइम कब रोया था बेटा तू? 3 दिन पहले। चलो अगला वैज्ञानिक कौन है? जे थॉमसन। जे थॉमसन विकास दिव्य कीर्ति जो दृष्टि आईएएस एकेडमी चलाते हैं ना, वो कहते हैं कि जब भी आप किसी लड़के से शादी करो, लड़कियों के लिए कह रहा था, जब भी आप किसी लड़की से शादी करो तो सामने वाले से पूछना कि आप लास्ट टाइम कब रोए थे। यदि कोई आदमी नहीं रोया तो वो आपको बहुत रुलाने वाला है, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत नहीं है, उसकी इंसानियत मर चुकी है। यहीं जा रहे हूं बात पे, मेरे आंसू नहीं आते, मेरे आंसू नहीं आते, जाने क्यों? अब बताओ। 10 किलो कटवा ले तो ना हो बेटा। हाँ मेरी आंखों में ही प्रॉब्लम है बेटा, मेरी आंखों में ही प्रॉब्लम है, आंखों में शुष्कता है बेटा, आंखों में शुष्कता है। अब गाजर खाओ तो मैं भी डॉक्टर हूं आ दो यार, लेकिन वही है ना, ये ज्ञान देवा करे मैं दूसरा खड़ो। जब आदमी 7 बजे होगो 6:30 बजे होगो, इतने गाजर को जूस वाला दिमाग खराब कर दे।
8 बजे तुम आ जाओ, कहां से गाजर को जूस पिए? शाम को मैडम को ठंड लग जाएगी यार, सुबह जल्दी इनको ठंड लग जाएगी, दिन में टाइम ना मिले, बताओ कहां से जूस पिएगा? तो कुछ भी नहीं है, अब वो है जो तो है ना। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आदमी बेचारा रोता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर, तुमको लगा मेरे अंदर इंसानियत नहीं है? लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, नो करिए, हाँ लगता है, नहीं है, है। हाँ, अच्छा तेरा ना का मतलब हाँ होता है। अच्छा चलो भाई देखो, अगला व्यक्ति कौन है बेटा? जे जे थॉमसन। सबसे पहले आवेश वितरण के बारे में किसने बताया? जे तरबूज वाला मॉडल किसने दिया? प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? जे जे थॉमसन ने। अब ये प्लम पुडिंग क्या होता है बेटा? जापान की मिठाई होती है प्लम पुडिंग, ठीक है। जैसे आप लोगों के होते हैं बेटा लड्डू, देखें किसके लड्डू? बूंदी का लड्डू। बूंदी का लड्डू, उन पे खीरा को सो बीज लगे रहने। अब वो खीरे पे जो बीज लगा हुआ है उस बीज को मान लो नेगेटिव आवेश, और जो लड्डू है उसे मान लो पॉजिटिव। इसी तरह की एक मिठाई होती है जापान की प्लम पुडिंग। लिखा रहा हूं, लिखो लिखो बेटा जे जे थॉमसन। सबसे पहले आवेश वितरण के बारे में, सबसे पहले आवेश वितरण के बारे में, सबसे पहले आवेश वितरण के बारे में जे जे थॉमसन ने बताया था। सर्वप्रथम आवेश वितरण के बारे में जे जे थॉमसन ने बताया था। किसने बताया बेटा? जे जे थॉमसन ने बताया था। सर्वप्रथम आवेश वितरण के बारे में जे जे थॉमसन ने बताया था। आवेश वितरण के बारे में बताने वाला कौन था? जे जे थॉमसन। अगली लाइन में लिखे बेटा, तरबूज वाला मॉडल, तरबूज वाला मॉडल व प्लम पुडिंग मॉडल भी हाँ बेटा प्लम पुडिंग, पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल भी जे जे थॉमसन ने ही दिया था। हाँ कोष्टक में लिख ले बेटा अपना लड्डू उनकी प्लम पुडिंग। हाँ ये दोनों डायग्रामों को बनाओ भाई। पुडिंग नाम की मिठाई है जापान की, जिस पर प्लम के क्या लगे होते हैं? बीज लगे होते हैं। आप लोग डायग्राम की जगह छोड़ दो, लिखो बेटा जिस प्रकार जे जे थॉमसन के अनुसार, लिखो बेटा जे जे थॉमसन के अनुसार, जिस प्रकार, कुछ भी नहीं लिखा है, ये लिखा रहा हूं। जे जे थॉमसन के अनुसार जिस प्रकार जापान की मिठाई, जापान की मिठाई पुडिंग पर प्लम के बीज लगे होते हैं, प्लम के बीज लगे होते हैं, उसी प्रकार, उसी प्रकार परमाणु में भी आवेश वितरित होते हैं। उसी प्रकार परमाणु में भी आवेश वितरित होते हैं। आवेश वितरित होते हैं। अगली लाइन में लिख लो बेटा, कैथोड किरणों के बारे में भी, अगली लाइन में लिखो, कैथोड किरणों के बारे में भी सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने ही बताया था। कैथोड किरणों के बारे में भी सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने बताया था, सॉरी जे जे थॉमसन ने बताया था। कैथोड किरणों के बारे में सबसे पहले किसने बताया? जे जे थॉमसन। और बेटा जे जे थॉमसन का डायग्राम बना लेना आप लोग, तरबूज वाला और प्लम पुडिंग मॉडल वाला, और इसके बाद में रदरफोर्ड का भी बना लेना डायग्राम, लिखा कल दूंगा, ठीक है भाई।